नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और इस कक्षा में हम एक दार्शनिकों को पढ़ने का प्रयास करते थे। दार्शनिकों की श्रृंखला पढ़ रहे थे और दार्शनिकों की नैतिक विचार पढ़ रहे थे और दर्शन पढ़ रहे थे जो प्रशासन में अत्यंत उपयोगी है। और उस क्रम में हमने पिछली कक्षा में प्लेटो को देखा, प्लेटो के प्रासंगिकता भी देखी, नैतिक जीवन में कितनी है और प्रशासन में कितनी है। आज उसी क्रम में हम एक नए दार्शनिक को ले रहे हैं जो प्लेटो के शिष्य भी हैं और उसी परंपरा से आते हैं, पश्चिमी जगत की परंपरा से आते हैं, जिनका नाम है अरस्तु। बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग दार्शनिक हैं जिन्होंने समाज, राज्य के बारे में तरह तरह के अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनका हम प्रशासन में भरपूर उपयोग करेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? बोलो, अरस्तु। आज की कक्षा में हम लोग अरस्तु को देखने का प्रयास करेंगे। और अरस्तु को देखने का मतलब यह है कि अरस्तु के दर्शन को देखेंगे, फिलॉसफी को देखेंगे। और दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? दर्शन का मतलब होता है वे विचार जिन्हें समाज स्वीकार कर ले, जिन्हें समाज स्वीकार करे, समाज स्वीकार कर ले, जिन्हें समाज स्वीकार कर ले, तो वो विचार आपके दर्शन कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कई विद्यार्थी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और सुबह 11 बजे सो के जगते हैं, अब वो कहें कि हम 11 बजे सोना हमारा दर्शन है, फिलॉसफी है। नहीं भाई, अगर इसे समाज स्वीकार करे तब आपका दर्शन बनेगा ना। हर विचार फिलॉसफी नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है। वे विचार जिन्हें समाज स्वीकार करता है वो दर्शन होता है। और इनके दर्शन को हम देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसकी प्रासंगिकता क्या है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा में इथिक्स के पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनको हम देखेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। वस्तुतः एक परंपरा थी पश्चिम में, पश्चिमी परंपरा में एक 3 दार्शनिक पैदा हुए। पश्चिमी जगत की परंपरा थी, पश्चिमी परंपरा में। और पश्चिमी परंपरा में पहले जो दार्शनिक हुए वो सुकरात हुए। सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो, जो अपने पिछली कक्षा में पढ़े थे। और प्लेटो के जो शिष्य हैं वो कौन है बेटा? अरस्तु। इनके वो गुरु शिष्य परंपरा का एक क्या है? क्या है? एक संबंध है। इनके शिष्य हैं। सुकरात के शिष्य कौन? बोलो ना, कौन? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन? बोले अरस्तु। इनके बीच गुरु शिष्य परंपरा का क्या है? एक संबंध है। लेकिन संबंध जरूर है, लेकिन तीनों के दर्शन में, नैतिक विचारों में पूर्ण समानता नहीं है, भिन्नता है। और भिन्नता आप जानती हैं, ये व्यक्तित्व से भी आती है और देश काल परिस्थिति से भी आती है, समय से भी आती है। अगर बेटे के विचार पिताजी से नहीं मिल रहे हैं तो 2 कारण हैं। बेटे का व्यक्तित्व अलग हो सकता है, उसका ज्ञान, उसका पर्यावरण अलग हो सकता है, या उस समय की परिस्थितियां, बेटे के समय की और पिताजी के समय की, उन परिस्थितियों में भी अंतर हो सकता है। तो परिस्थितियों के अनुसार भी अपने चिंतन को दिशा मिलती है। तो सुकरात जो अपने थे वो एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, आदर्शवादी चिंतक थे, आदर्शवादी चिंतक। सुकरात कैसे चिंतक थे बेटा? आदर्शवादी चिंतक थे, आदर्शवादी चिंतक। और जो प्लेटो थे वो कवित्वमय व्यक्तित्व, कवित्वमय, कवि हृदय, एकदम कवित्वमय व्यक्तित्व थे। बहुत ही प्रखर सौंदर्य, अपने देखा था, प्रखर सौंदर्य, तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे प्लेटो। और जो अरस्तु थे ये ना तो ये आदर्शवादी चिंतक, ये क्या है? ये वैज्ञानिक मनोवृत्ति के पक्षधर थे। काय के पक्षधर थे? वैज्ञानिक मनोवृत्ति के पक्षधर थे। साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को स्वीकार करते थे, वैज्ञानिक सोच को स्वीकार करते थे। आदर्शवाद का तात्पर्य क्या होता है? क्या होना चाहिए। और यथार्थवाद का तात्पर्य क्या होता है? क्या है। बोले हम यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लेके आएंगे, ये आदर्शवादी सोच। बोले हम 100 में से 100 अंक लेके आएंगे, काय में? मध्य प्रदेश पीएससी में, आदर्शवादी सोच। यथार्थवादी कितने आ रहे हैं? बोले 45। बोले अगली बार फिर तैयारी करो फ्री की। यथार्थवादी सोच है।
इस क्रम में हम अरस्तु को पढ़ने की कोशिश करेंगे और अरस्तु के चिंतन को देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी जो परंपरा है, अपना जो तरीका है पढ़ने का, जिसको आप पसंद करते हैं, सुझाव भी देते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, पहले हम देखेंगे कि अरस्तु से संभावित प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं परीक्षा में। व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एमपीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम। तो लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए, संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न जो अरस्तु से पूछे जा सकते हैं। मित्रों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? संभावित प्रश्न, संभावित प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं अरस्तु से? संभावित प्रश्न, संभावित प्रश्न, संभावित प्रश्न नंबर 1 जो 3-3 नंबर के आते हैं एमपीपीएससी में, बेहद आवश्यक हैं और आपके एसडीएम बनने का दरवाजा खोलते हैं। क्या खोलते हैं? गेटवे ऑफ द एसडीएम। अरस्तु के 4 कारक देखेंगे हम लोग। अरस्तु के 4 कारक, पहला सवाल संभावित प्रश्न। अरस्तु द्वारा दिए गए 4 कार्डिनल, दूसरा सवाल एमपीपीएससी में कई बार पूछ सकते हैं। अरस्तु द्वारा दिए गए 4 कार्डिनल ऐसे पूछा एमपीपीएससी ने। क्या अरस्तु के द्वारा जो दिए गए 4 कार्डिनल हैं वो कौन से? आपको लिखना 1 2 3 4, कुछ नहीं करना, हलवा है एकदम। अरस्तु के द्वारा दिए गए 4 कार्डिनल। अरस्तु का मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अरस्तु का मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अरस्तु का मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है? कौन सा सिद्धांत भैया? दार्शनिक सिद्धांत क्या है? मेन फिलॉसफी क्या है अरस्तु की, जिनको हम पढ़ेंगे? अरस्तु के अनुसार, चौथा सवाल संभावित सवालों की सूची में, अरस्तु के अनुसार कानून के स्रोत क्या है? कानून के क्या है बेटा? स्रोत क्या है? क्या है स्रोत अरस्तु के अनुसार? व्हाट आर द सोर्स ऑफ द लॉ? क्या है वैसे भारत में अभी वर्तमान में क्या सोर्स है? संविधान। और संविधान बनाया किसने? किसने? हमने। कैसे पता? भारत की प्रस्तावना में लिखा है। कौन? हम भारत के लोग। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, हम भारत के लोग बना रहे हैं ना। तो अरस्तु के अनुसार कानून का स्रोत क्या है? इस सवाल को देखने की हम कोशिश करेंगे। अरस्तु की प्रमुख रचनाएं, 5वां सवाल ये भी देखेंगे। अरस्तु की प्रमुख रचनाएं, इन सभी पर जब अरस्तु अपने खत्म हो जाएंगे, खत्म का मतलब हम लोग पढ़ लेंगे, तब हम सारे प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में आने चाहिए। अरस्तु की प्रमुख रचनाएं, ये छोटे प्रश्न हैं, 3-3 अंक के प्रश्न हैं। बड़े प्रश्न क्या आ सकते हैं? बड़े प्रश्न क्या आ सकते हैं? अरस्तु के मध्यम मार्ग की अवधारणा क्या है? 6वां सवाल, अरस्तु के मध्यम मार्ग की अवधारणा क्या है मित्रों? मध्यम मार्ग की अवधारणा क्या है अरस्तु की? ये बड़ा सवाल है, 150 शब्दों में पूछा जा सकता है। अरस्तु के आदर्श नैतिक जीवन के सिद्धांत, अरस्तु के आदर्श नैतिक जीवन के सिद्धांत। काय के सिद्धांत बेटा? बोलो, काय के सिद्धांत? नैतिक जीवन के सिद्धांत। ये बड़ा सवाल है, ये पूछा भी गया। अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख लेंगे। अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार या राज्य संबंधी विचार, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार अगला सवाल है, जो भी क्रम है 8वां सवाल है। अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, ये संभावित प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? संभावित प्रश्न है। कई बच्चे लिखते हैं सर आप लिखते हो तो हमें बोर्ड पे दिखाई नहीं देता, वो टीचर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। आप देखिए ना, देखिए राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार क्या है अरस्तु के।
राज्य क्यों बनाया गया, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। अरस्तु का दास्ता संबंधी सिद्धांत, 9वां सवाल ये है, अरस्तु का दास्ता संबंधी सिद्धांत, दास्ता संबंधी सिद्धांत क्या फिलॉसफी है अरस्तु की, दास्ता से रिलेटेड क्या सिद्धांत है इनका। अरस्तु की शिक्षा योजना, ये भी देखेंगे, अरस्तु की शिक्षा योजना, शिक्षा योजना, शिक्षा योजना। अभी तक अरस्तु पर बड़ा प्रश्न नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये 2019 की मुख्य परीक्षा में और 2020 की मुख्य परीक्षा में इस बात की बेहद संभावना है कि अरस्तु से बड़ा प्रश्न आएगा एग्जाम में। अभी तो छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए, अरस्तु के 4 कारक, अरस्तु के 4 कार्डिनल। तो अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है आदरणीय किससे, बोलो भैया, अरस्तु से। तो हम इन प्रश्नों के आलोक में, इन प्रश्नों के संदर्भ में हम अरस्तु को पढ़ने का प्रयास करेंगे और सफल प्रयास करेंगे। अरस्तु के सिद्धांत देखेंगे। पहले हम अरस्तु से थोड़ा परिचित हो जाएं, अरस्तु के बारे में थोड़ा सा जान लें, उनकी रचनाओं के बारे में जान लें, और फिर हम अरस्तु के धीरे धीरे एक एक पक्ष, जिस पक्ष पे उन्होंने जो नैतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनको देखने का एक सफल और तार्किक रूप से विश्लेषण करते हुए प्रयास करेंगे। बात स्पष्ट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अरस्तु शुरू करने से पहले मैंने आपको यही बताया कि अरस्तु उस पश्चिम की एक परंपरा, जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही थी, उसके अंतिम बिंदु थे, अंतिम पहलू थे। सुकरात, अभी अपने लिखा था, सुकरात के शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य कौन, अरस्तु। सुकरात जहां आदर्शवादी थे, सुकरात कैसे थे भैया, आदर्शवादी थे, मैंने अभी बताया। वहीं प्लेटो कविमय व्यक्तित्व, कविमय व्यक्तित्व, कवि हृदय। और वहीं अरस्तु कौन, वैज्ञानिक सोच वाले, वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाले। और जो व्यक्ति वैज्ञानिक मनोवृत्ति रखेगा वो मनुष्य के या शासन संबंधी हर तरह के विचार देगा। कहना यह चाहिए, अगर ये आदर्शवाद की बात करते हैं तो विज्ञान हमेशा किसकी बात करता है, यथार्थवाद की बात करता है। प्रयोग के आधार पर प्रमाणित तथ्यों को ही प्रस्तुत करता है वैज्ञानिक मनोवृत्ति। संशय की बात करता है हमेशा, हर जगह डाउट, संशयात्मक प्रवृत्ति होती है। और अरस्तु ने काफी क्षेत्रों में कार्य किया। अरस्तु का जन्म कब हुआ, यहां लिखते हैं अरस्तु का जन्म। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व, 384 ईसा पूर्व अरस्तु का जन्म। जन्म स्थान यूनान में भी पर्टिकुलर जगह क्या, स्टेनगेरिया स्थान है वहां पे जहां उनका जन्म हुआ अरस्तु का। याद रहेगा या नहीं रहेगा, जन्म स्थान यूनान में जन्म हुआ। इनके पिताजी थे वो निकोमेकस थे, पिता का नाम। अब अपने भारत में पैदा होती है तो पिता का नाम क्या होता है, रामलाल श्यामलाल। अब चूंकि वहां पैदा हुए तो इनके पिताजी का नाम क्या है, निकोमेकस इनके पिताजी का नाम था। और इनके जो गुरु थे वो आप जानते हैं, गुरु कौन थे बेटा, प्लेटो इनके गुरु थे प्लेटो गुरु थे। और इसके साथ ही साथ पाश्चात्य दर्शन की इन्होंने बात की थी। किसकी बात की थी, पाश्चात्य दर्शन को इन्होंने समझने का प्रयास किया था। और अरस्तु ने निकोमेकियन इथिक्स, निकोमेकस इनके पिताजी थे, तो शायद इस वजह से उनकी नीति शास्त्र की पहली पुस्तक, कौन सी पुस्तक, एक ग्रंथ प्रतिपादित किया, निकोमेकियन इथिक्स। तो अरस्तु का यह पश्चिमी जगत का सबसे अच्छा ग्रंथ सिद्ध हुआ। वो
कौन सा ग्रंथ सिद्ध, अच्छा ग्रंथ सिद्ध हुआ? निकोमेकियन एथिक्स। काफी चीजें हमको यहां से समझने को मिलती हैं। निकोमेकियन इथिक्स, ये पश्चिम में नैतिकता का ग्रंथ, पश्चिम में नैतिकता का ग्रंथ, नैतिकता का ग्रंथ सिद्ध हुआ नैतिकता का पश्चिम में। निकोमेकियन इथिक्स, निकोमेकियन इथिक्स एक ऐसा पश्चिमी, कहना चाहिए नैतिक दर्शन का स्वरूप प्रतिपादित किया इसमें। अरस्तु बहुत ही वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाले थे और इन्होंने प्रारंभ में ही कहां बात की? इन्होंने प्रारंभ में ही प्लेटो के एकेडमी में जाके एडमिशन ले लिया और प्लेटो की एकेडमी में अध्ययन करने लगे। जब इन्होंने अध्ययन किया तो अपने यहां पता है क्या होता है? हम और आप क्या सोचते हैं कि अगर हम फिजिक्स के टीचर हैं तो गणित नहीं पढ़ाएंगे, गणित के टीचर हैं तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अरस्तु ने लगभग अधिकतम विषयों पर अपनी कमांड स्थापित की, उनको समझने का कोशिश किया। अरस्तु ने वनस्पति विज्ञान भी पढ़ा तो फिर उन्होंने दर्शन भी पढ़ा। देखिए कितना अलग अलग है। अभी रिसेंटली अपने एग्जाम्पल भी मिला था, एक तमिलनाडु के एक रिसर्चर थे, रिसर्च करने वाले, जो फिजिक्स में एमएससी थे लेकिन उन्हें केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। हम आप क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल की तरफ हटो हटो हटो, तो हमारे काम की नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और अरस्तु ने यही किया बेटा। 18 वर्ष की उम्र में प्लेटो की एकेडमी में जाके एडमिशन ले लिया अरस्तु ने। पहले इस व्यक्ति की बात समझे। 18 वर्ष की उम्र में क्या ले लिया? प्लेटो की एकेडमी में जाके क्या ले लिया? एडमिशन ले लिया। प्लेटो की अकादमी में जाके एडमिशन ले लिया, प्रवेश ले लिया प्रवेश। और प्लेटो आप जानती हैं पश्चिम के उस समय एक प्रखर दार्शनिक थे और कवि में हृदय था। जब इन्होंने एडमिशन ले लिया तो अब एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अरस्तु के जीवन पर प्लेटो का एजिट प्रभाव नहीं आया। समझिए बात को कि गुरु जो कह रहे हैं वही है ना 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 ना। वैज्ञानिक मनोवृत्ति का मतलब क्या है? किसी के द्वारा कहे गए कथन को स्वयं के द्वारा प्रमाणित करना और जब अच्छा लगे तब उसको बात करना। तो इन्होंने, अरस्तु ने अपने दर्शन की खोज खुद ही की और अरस्तु का जो सिद्धांत था वो क्या था? अरस्तु का जो सिद्धांत था वो यह था बेटा, यह था, क्या था कि बोले उन्मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर जो अनुसंधान किया जाए वो प्रमाणिक होता है। स्वतंत्र सोच होनी चाहिए। अरस्तु ने वैज्ञानिक मनोवृत्ति, पहली बात साइंटिफिक टेम्परामेंट। और वैज्ञानिक मनोवृत्ति में भी अरस्तु ने क्या कहा कि बोले स्वयं स्वतंत्र होकर, उन्मुक्त होकर अनुसंधान करें। क्या बोले? स्वतंत्र एवं उन्मुक्त होकर, किसी के दबाव में आके नहीं। किसी के दबाव में जो कथन कहे जाएंगे वो आपकी स्वतंत्र सोच नहीं होगी। स्वतंत्र एवं उन्मुक्त होकर, उन्मुक्त होकर बोले क्या? दर्शन की स्थापना करना, दर्शन की या विचारों की स्थापना करना, विचारों को प्रतिपादित करना, ये सबसे बड़ी बात थी। और अरस्तु एक पहले सत्य की खोज करना चाहते थे। ये दर्शन जो विचार है वो क्या करते थे? बोले प्रमाण के आधार पर सत्य की खोज। काय के आधार पर सत्य की खोज बेटा? प्रमाण के आधार पर काय की खोज? बोलो ना भाई, सत्य की खोज, सत्य का अनुसंधान। बोले सत्य है नहीं, किसी ने कह दिया कि ईश्वर है तो लोगों ने मान लिया ईश्वर है। देखा ईश्वर? आपसे कोई पूछे कि आज ईश्वर है तो आप पूछो, आपने ईश्वर को देखा कहां?
इंदौर में देखा, भोपाल में देखा, या फिर दिल्ली में देखा, या फिर चाइना में ईश्वर है? कहाँ है ईश्वर? बोले ये नहीं बता सकते। तो अरस्तु कहते हैं फिर क्या फायदा, मार्ग तो बताओ। कई दार्शनिक आपको अभी ऐसे लगेंगे, कई बार तो ऐसा होगा ना कि इथिक्स की जब अपनी कक्षाएं कंप्लीट होंगी तो कई लोग हो सकता है कि परीक्षा देने के बजाय अपना कमंडल और पीले वस्त्र धारण करके केदारनाथ की यात्रा पर निकल जाए, बोले जीवन कुछ नहीं है, हमको तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। एक हमारा विद्यार्थी अभी तर्क वितर्क कर ही रहा है इसी जंजाल में, वो कह रहा है सर जब आप पढ़ा ही रहे हैं जीवन कुछ नहीं है तो फिर काय का यूपीएससी, काय का एमपीपीएससी, चलो चलते हैं ना केदारनाथ। हमने कहा ना लाला, जीवन है। कई दार्शनिकों के मत हैं जीवन में जो आप देखते हैं वही वास्तविक है, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद कहीं कुछ नहीं होता, यही वास्तविक है। जिसको आप रोज महसूस करते हो, चार्वाक दर्शन जिसको आप रोज महसूस, चार्वाक दर्शन भी यही प्रतिपादित करता है, जिसको आप रोज महसूस करते हो, देखते हो, अनुभव करते हो, उसको मिथ्या कह देना, और जिसके बारे में आपने कभी देखा नहीं है केवल सुनने के आधार पर परलोक को आनंदित कह देना, ये कहां तक तर्कसंगत है? समझ रहे हैं ना बात को? तो अरस्तु भी यही कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास किया जाए और स्वतंत्र और उन्मुक्त होकर अपन क्या करें, दर्शन की खोज करें, विचारों की खोज करें और सत्य की खोज करें। ये अरस्तु के विचारों का की पॉइंट है। समझ रहे ना बात को? और अरस्तु ने इसी के आधार पर भौतिकी, आध्यात्म, नाटक, संगीत, वनस्पति शास्त्र, समझिए सभी क्षेत्रों में पर्याप्त अध्ययन किया और अपने विचारों को, एक निष्कर्षों को प्रतिपादित करने का सफल प्रयास किया। तो अरस्तु की जो कई क्षेत्रों में अरस्तु ने काम किया है, कई क्षेत्रों में। जैसे अरस्तु के क्षेत्र क्या है, बोले इन्होंने भौतिकी में भी काम किया, फिजिक्स में भी काम किया। बोले कहाँ? बोले नाटक में भी काम किया। बोले कहाँ? बोले संगीत में भी काम किया। बोले और कहाँ? बोले आध्यात्म में भी काम किया, आध्यात्म में भी काम किया। और कहाँ काम किया? बोले वनस्पति शास्त्र में भी काम किया। लो, हम तो कक्षा 10 में, कक्षा 11 में अगर गणित के विद्यार्थी हैं तो बायोलॉजी पढ़ते नहीं है। इतने सारे इत्यादि एक्सेट्रा अन्य क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि इनको नौकरी का टेंशन नहीं था, 10 से 5 इनको नौकरी नहीं करता था। ऐसा नहीं कि ये लोग पैसा लेके आएंगे, जब तनख्वाह आएगा तभी पत्नी इनको खाना देगी। वो बोले ना, स्वतंत्र, जब जो सोच रहा है तो सोच रहा है, घर जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो नहीं जाना। हम लोग क्या है, एकदम रोबोट बन जाए। आप लोग एसडीएम बन जाओगे एकदम 60 एक गाड़ी में बैठे, शाम को फोन आया घर से, आज फिल्म देखने जाना है, ठीक है चलते हैं। स्वतंत्र सोच। और इस आधार पर अरस्तु की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिनके आधार पर हम अरस्तु के दर्शन को देखेंगे, वो क्या है बेटा, लिखने की कोशिश करेंगे। प्रमुख रचनाएं, अरस्तु की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? नंबर 1, द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स पहली रचना। यह आता है जो अभी प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अरस्तु की प्रमुख रचनाएं लिखिए। द पॉलिटिक्स। हिस्टोरिया, दूसरी रचना क्या है? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। तीसरी रचना क्या है मित्रों? तीसरी रचना एनीमिलिया, एनीमिलिया, एनीमिलिया। ये प्रमुख रचना है। और जो सबसे प्रमुख रचना है वो क्या है इनका? निकोमेकियन इथिक्स। हाँ, निकोमेकियन इथिक्स में पश्चिमी नैतिक दर्शन के सिद्धांत प्रतिपादित है। निकोमेकियन इथिक्स प्रमुख रूप से प्रमुख दर्शन है, प्रमुख सिद्धांतों का प्रमुख ग्रंथ है उनका। कौन सा है? प्रमुख रूप से निकोमेकियन इथिक्स प्रतिपादित किया इन्होंने। निकोमेकियन इथिक्स मैं दोबारा भी लिख देता हूं, पहले भी लिखा था। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो ना, कि ऐसे ही बैठे हैं, वीडियो खोल लिया है, चल ही नहीं रहा है। आ रही है ना? अब मैं ऐसा टीचर तो हूं नहीं कि एकदम चिल्ला चिल्ला के कहूं शेयर करो, ये करो, वो करो। पढ़ाना है नहीं, अब पढ़ाएंगे ना तभी तो शेयर करेंगे। निकोमेकियन इथिक्स। तो इस आधार पर हम अरस्तु को जानने का प्रयास करेंगे। और अरस्तु ने क्या, अरस्तु का मेन, अगर आप ये दिमाग में रखेंगे कि अरस्तु क्या सोचते हैं, बोले वैज्ञानिक मनोवृत्ति सोचते हैं। और क्या सोचते हैं? बोले स्वतंत्र और उन्मुक्त। अरस्तु निकोमेकियन इथिक्स, जो पश्चिमी दर्शन का, पश्चिमी नैतिक दर्शन का एक बड़ा ग्रंथ, इसके आधार पर और वैज्ञानिक मनोवृत्ति के आधार पर अपने नैतिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं।
तो धीरे धीरे हम अरस्तु के विचार पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग लगा लेंगे अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणा। अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणा, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं मित्रों। अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणा। अरस्तु की क्या पढ़ेंगे हम लोग? अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण है। राज्य संबंधी अवधारणा। अरस्तु क्या कहते हैं कि मनुष्य एक राज्य का अंग है। राज्य एक राजनीतिक संस्था है और जिसका अंग क्या है, पार्ट क्या है, मनुष्य है। राज्य एक राजनीतिक प्राणी। राज्य क्या है? राज्य का जो अंग है, हिस्सा है, वो कौन है? मनुष्य है। और मनुष्य कैसा प्राणी है? कैसा प्राणी है? राजनीतिक प्राणी है। राजनीतिक प्राणी है। और ये राज्य रूपी शरीर का अंग है। अगर राज्य रूपी मनुष्य जो राजनीतिक प्राणी है, और क्या है मनुष्य? बोले राज्य रूपी शरीर का अंग है। शरीर का अंग है। अरस्तु कहते थे कोई भी मनुष्य अकेले रह के अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अगर कोई मनुष्य अकेला रहता है तो वो समझिए कि उसके सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर दे, लेकिन अन्य क्षेत्र उसके क्या हो जाएंगे? खराब हो सकते हैं। तो अरस्तु का कहना यह था कि मनुष्य अकेले अपनी समस्त आवश्यकताओं की, क्या कहते थे? बोले मनुष्य अकेले अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अकेले आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पूर्ति नहीं कर सकता। तो फिर इसको कहां रहना पड़ेगा? बोले समाज में रहना पड़ेगा, राज्य में रहना पड़ेगा। इसलिए अरस्तु का एक विचार भी चलता है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता। आप लोग कक्षा 6-7 में पढ़े होंगे। अगर कोई मनुष्य समाज में नहीं रहता है, राज्य में नहीं रहता है, तो वो क्या है? या तो पशु है तो उसको राज्य की क्या जरूरत है? अब भैंस को डेमोक्रेसी की क्या आवश्यकता है कि भैंस इज वोटिंग टू आइदर राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मानो पशु है वो तो। या फिर देवता है। अब इंद्र देवता थोड़ी आएंगे वोट डालने के लिए। भगवान कृष्ण थोड़ी आ रहे हैं वोट डालने के लिए। हनुमान जी महाराज थोड़ी आ रहे हैं वोट डालने के लिए। अगर आप राजनीतिक प्राणी हैं, अपने राज्य में रह रहे हैं, मनुष्य हैं, तो क्या है? बोले जो मनुष्य समाज में नहीं रहता। कहां नहीं रहता बेटा? जो मनुष्य समाज में नहीं रहता, वह या तो पशु है या क्या मित्रों? देवता। अब आप समझ लीजिए आप क्या है। तो लोगों ने कहा जब मनुष्य समाज में रहेगा तो ये तो बंधन हो गया ना। अरस्तु से पूछा ये बंधन हो गया, क्या हो गया? बंधन हो गया। बोले साली की शादी में जाना है, पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ये इसका ये करना है, सामाजिक प्राणी हो गया। बोले ना ना ना, समाज से स्वतंत्र नहीं है मनुष्य समाज में रहकर स्वतंत्र है। दोनों बात समझिए। समाज से स्वतंत्र नहीं है कि सोसाइटी एवं कॉलोनी से एकदम दूर जंगल में जाके रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पता नहीं तपस्या कर रहे हैं या कोई हिंसक जंगली जीव आ गया, आपको भोजन बना लिया उसने, तो हो गया तपस्या, मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
आप समाज में रहिए, राज्य के अंदर रहिए, अपना स्वतंत्र चिंतन प्रस्तुत करिए और राज्य के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करिए। बोले ऐसा क्यों? बोले पशु के अंदर और मनुष्य के अंदर जो प्रमुख गुण हैं, प्रमुख गुण में जो अंतर क्रिएट करते हैं, अंतर उत्पन्न करते हैं, वो उसके बौद्धिक गुण। अगर मनुष्य के अंदर से बौद्धिक गुणों को निकाल दिया जाए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पशु एंड मनुष्य? पशु और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा? जो बौद्धिक और नैतिक गुण है व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर, वो उसको पशु से भिन्नता देते हैं। और जब बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास इतना हो जाए कि ये आपका सब कुछ क्या लगने लगे, तुच्छ लगने लगे, तो आप देवत्व की प्राप्ति कर लेंगे। समझिए, समझने की थोड़ी सी सटीक कोशिश करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा दर्शन है, ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली क्या है? मनुष्य समाज में नहीं रहता, वो क्या है? या तो पशु है या क्या है? देवता है। ये मनुष्य है, इससे ऊपर की श्रेणी क्या है लाला? देवता। और नीचे की श्रेणी क्या है? पशु। मनुष्य के यदि नैतिक सद्गुणों का, नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास इतना हो जाए कि उसके अंदर देवत्व की परछाई झलकने लगी। क्या बोलते हैं ना कि तुम्हारा व्यक्तित्व एकदम देवताओं जैसा है, एकदम देवत्व है तुम्हारे अंदर, तो वो देवत्व को श्रेणी धारण कर लेगा। और यदि इसका बौद्धिक पतन हो जाए, नैतिक पतन हो जाए, तो किसको धारण कर लेगा? बोले पशु को। पशु से जो डिफर करता है वो कौन करता है? बोलो कौन करता है? मनुष्य। और मनुष्य के कौन से गुण पशु को डिफर करते हैं? बोले बौद्धिक व नैतिक गुणों का विकास। मनुष्य के अंदर क्या होता है? बोलो ना भाई, बौद्धिक व नैतिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास। और बौद्धिक व नैतिक गुणों का विकास ही मनुष्य को पशु वाली श्रेणी से ऊपर ले जाता है। और जिन मनुष्य के अंदर बौद्धिक व नैतिक गुणों का उच्च कोटि का विकास हो जाए, तो कहां पहुंच जाएगा वो? देवता। अर्थात मनुष्य देवत्व और राक्षसत्व के बीच की कड़ी है। अगर मनुष्य का जो स्व है, इसी को गांधी जी भी इसको प्रमाणित करते हैं, पशु कह लीजिए या राक्षस कह लीजिए, जिसके अंदर विवेक नहीं है, नैतिक गुण नहीं है, गांधी जी भी यही कहते हैं। बोले मनुष्य जो है, ऐसा मनुष्य है, ये मनुष्य है आपका। अब आप समझ जाइए, मनुष्य है। अब मैं कोई चित्रकार तो हूं नहीं, मनुष्य है। मनुष्य का स्व होता है, स्वयं स्व। अगर ये स्व सर्वार्थ में विलीन हो जाए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने लगे, अपने हितों का परित्याग कर दे, स्व काय में विलीन हो जाए, बोलो सर्वार्थ में, तो ये क्या बन जाएगा? देवता। और यदि यही स्व उसका काय में विलीन हो जाए बेटा, स्वार्थ में, सेल्फिश हो जाए, बोले मेरे आने दो, आओ आन दो, जब आन दो तो रात को 11 बजे सीबीआई जाएगी, दीवार कूदेगी, आपको पकड़ेगी, जेल में डालेगी। ये स्वार्थ के वसीबत हो जाएंगे, तो आप किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? बोले राक्षसत्व की श्रेणी में। और बोले क्या यही पशुत्व की श्रेणी है? पशुत्व की श्रेणी है। तो अगर आपको समाज में रहना है तो आप इतना तो करिए ना कि कम से कम स्वार्थी तो मत होइएगा। अरस्तु का कहना यह था। और अरस्तु का कहना यह था कि समाज में रहकर ही मनुष्य के बौद्धिक व नैतिक गुणों का विकास होगा और वो उसको मनुष्यत्व की श्रेणी प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंदर बुराइयां नहीं है, बुराइयां होंगी, लेकिन ये बुराइयां, ये बौद्धिक और नैतिक जो गुण हैं, वो पशुओं से इसे क्या करेंगे बेटा? अलग करेंगे। बोले इसमें राज्य का क्या दायित्व है? बोले जब मनुष्य राज्य के अंदर रहेगा, राज्य में रहेगा, तो राज्य का ये पूर्ण दायित्व है कि वो इस मनुष्य की, मानव की आनंदपूर्ण जीवन की व्यवस्था करे। कैसे जीवन की व्यवस्था करें? आनंदपूर्ण जीवन और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करें। और ये व्यवस्था कौन करेगा भैया? राज्य करेगा, स्टेट करेगा। वर्तमान संदर्भ में कौन करेगा? आदरणीय सरकार करेगी, जिसको हमने चुना है।
बात समझ में आ रहा है ना? एक लाइन में क्लियर हो गया। मनुष्य देवत्व और राक्षसत्व की क्या है, क्या है, क्या है? बिटवीन, बीच की कड़ी है। समझ रहे हैं ना? जैसे हम बोलते हैं ना कि अब्दुल कलाम साहब देवताओं की श्रेणी में थे। देवता ऐसा नहीं कि देवता, बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास थोड़ा ज्यादा हो गया, सामान्य मनुष्य की तुलना में ज्यादा हो गया। बात स्पष्ट है या नहीं है? क्लियर? तो राज्य के अंदर मनुष्य को रहना पड़ेगा। क्यों? बोले मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता। अरस्तु का कहना यह था। बोले क्यों? उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या होना चाहिए? परिवार होना चाहिए। तो राज्य क्या करेगा? बोले नैतिक जीवन का पूरा आश्वासन देगा। राज्य का कर्तव्य क्या होगा मनुष्य के जीवन में? राज्य का दायित्व क्या होगा बेटा? राज्य क्या करेगा? राज्य का दायित्व क्या होगा? राज्य का दायित्व यह होगा, क्या दायित्व होगा भैया? क्या दायित्व होगा? बोलो ना, क्या दायित्व होगा राज्य का? बोले राज्य मनुष्य के नैतिक जीवन का आश्वासन देगा। क्या आप नैतिक जीवन जिए? क्या देगा? नैतिक जीवन का आश्वासन। नैतिक जीवन का आश्वासन देगा। नैतिक जीवन का आश्वासन देगा। कौन देगा नैतिक जीवन का आश्वासन? बोलो ना भाई। राज्य देगा, राज्य देगा। और उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा। राज्य मनुष्य के जीवन को क्या बनाते हुए बेटा? श्रेष्ठ बनाते हुए क्या करेगा? बोले आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा। बोलो ना भाई, कितना बढ़िया विचार है। मनुष्य के जीवन को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास, सेल्फ डिपेंडेंट। अभी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के बाद जो अपने भाषण दिए, कई बार उद्बोधन दिए, जनता को संबोधित करने आए, अभी आत्मनिर्भर भारत का एक आधारशिला रखी है, पृष्ठभूमि रखी है कि हम देश को कैसे बनाएंगे? आत्मनिर्भर भारत। और कैसा जीवन? बोलो श्रेष्ठ जीवन। और कैसा जीवन? बोलो अनैतिक नहीं, कैसा? नैतिक जीवन। और ये कौन करेगा? कौन करेगा? बोले राज्य। वर्तमान संदर्भ में कौन करेगा? लोकतांत्रिक सरकारें जो जनता के द्वारा चुनी गई हैं। मनुष्य को समाज में रहना पड़ेगा। अगर समाज में नहीं रहेगा वो या तो क्या, या तो पशु है या क्या है? देवता है। उसके अंदर भौतिक और नैतिक सद्गुण है। बोले ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा क्यों करना चाहिए? बोले राज्य एक नैतिक संस्था है। बोले राज्य ऐसा क्यों करेगा? तो अरस्तु ने कहा, क्या कहा अरस्तु ने कहा कि राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य कैसी संस्था है? बोलो राज्य कैसी संस्था है? बोलो नैतिक संस्था है। क्यों अनैतिक क्यों है? क्योंकि इसका चुनाव कौन करता है? संस्था है, प्राकृतिक संस्था। अभी तो चुनाव होने लगे, पहले तो राज्य जो होते थे, राजा होते थे, वो नैतिक संस्था है। और तुलसीदास जी भी इसी बात को प्रमाण करते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवस नरक अधिकारी। राज्य एक नैतिक संस्था है। और जब राज्य एक नैतिक संस्था है तो ये राज्य क्या करेगी? ये राज्य मनुष्य को भी कैसा जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करेगी? मनुष्य का जीवन भी कैसा होना चाहिए? बोले आनंदपूर्ण होना चाहिए। कैसा? बोलो आनंदपूर्ण एवं नैतिक, ऐसा जीवन होना चाहिए, नैतिक जीवन देने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य अवसर उपलब्ध कराएगा नागरिकों को। नैतिकता का अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत करेगा। जो अनैतिक कृत्य करते हैं उनकी दंड की व्यवस्था भी करेगा। ये करेगा कौन? राज्य करेगा, स्टेट करेगी। स्टेट का मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये नहीं तो आप समझ रहे राज्य। हाँ, गंदी बात। पूरा देश, संविधान पढ़े हैं ना, आर्टिकल 12, राज्य की परिभाषा, संपूर्ण देश। समझ पा रहे हैं? बोले ऐसा क्यों कर सकते हैं? राज्य का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना। बोले ऐसा क्यों? बोले सर्वश्रेष्ठ कब बनेगा व्यक्ति का जीवन? खाना खा लो तब सर्वश्रेष्ठ बनेगा, या थोड़ा और भी सोचना पड़ेगा? खाने के अलावा भी सोचना पड़ेगा। खाना खाना और उसके बाद अगला कार्य करना,
वो तो सामान्य प्रक्रिया है। ये काम तो कौन करता है? पशु भी करते हैं, नहीं? तो राज्य क्या करेगा? मनुष्य जब समाज में रहता है तो क्या आवश्यकताएं पूर्ति होंगी? मनुष्य जब समाज में रहेगा तो क्या होगा? पहली बात, जब उसका परिवार होगा, सबसे प्रमुख यूनिट क्या है उसकी? परिवार। अगर व्यक्ति परिवार नहीं है तो अकेले हैं, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, रात को 3 बजे सो रहे हैं, 2 बजे जग रहे हैं, कोई जगाने वाला ही नहीं, उठाने वाला ही नहीं है। कई बार डिप्रेशन में आ रहे हैं, नींद आ ही नहीं रहा है, एकांकी जीवन। परिवार क्या करता है? परिवार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बहुत बढ़िया, कितनी बड़ी बात की है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? बोलो, परिवार करता है। खाना खाएंगे, दादी माँ होंगी, पापा होंगे, मम्मी होंगी, आदरणीय धर्म पत्नी होंगी, अगर उम्र हो गई है तो। अब क्या अकेले कमरे में हैं, धर्म पत्नी तो है नहीं, फोन पे बात हो रही है जिनको बनाना चाहते हैं। अब लड़ाई झगड़ा हो गया, फोन बंद कर लिया, नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्विच्ड ऑफ। अब लोग सोच रहा है अकेला व्यक्ति क्या करें, चलो मर ही जाते हैं, पंखा चल रहा है, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं लोग, सुसाइडल अटेम्प्ट, अपने जीवन को नष्ट कर देते। और यदि यही परिवार के बीच में होते तो जो उनका फोन नहीं उठ रहा तो कोई बात नहीं, मम्मी के साथ बैठ के बात कर लो, खाना बना लो, पढ़ाई कर लो, और ज्यादा रोगे तो पिताजी आएंगे, सटासट धाएं, प्रेम का भूत उतर गया। अब अकेले हैं तो कोई पीटने वाला है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में परिवार न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पहली यूनिट है व्यक्ति की। परिवार के बाद दूसरी यूनिट क्या है मित्रों? दूसरी यूनिट क्या है? बोले जब परिवार, बहुत सारे परिवार जब मिल जाएंगे तो एक गांव का निर्माण होगा। गांव का निर्माण। दूसरे नंबर पे गांव। बोले खाना खा लिया, पापा ने पीट दिया, अब गांव में जा रहे हैं। अब गांव में गए, पता चला गांव में थोड़ी देर चल के देखा, अरे यहां तो रामलीला का मंचन हो रहा है और रामलीला में प्रसंग चल रहा है। आप तो एकदम डिप्रेशन में गए थे और रामलीला में एकदम प्रसंग चल रहा है, कोई अच्छा वाला प्रसंग चल रहा है, या आप बहुत घोर विपत्ति में हैं और रामलीला में प्रसंग चल रहा है कि सीता जी भी विपत्ति में, हनुमान जी पहुंच गए हैं, मुद्रिका डाल दी है, उनकी विपत्ति का क्या होगा? निराकरण होगा। तो गांव में जब इस तरह के धार्मिक उत्सव हुआ करते थे तो उससे व्यक्ति के अंदर काय का विकास होता था? आध्यात्मिकता का विकास होता था। पंचायत है, कोई डिस्कशन चल रहा है, किसी ने पूछ लिया, काय भैया काय उदास हो, कैसन बा? हाँ हम कैसन बा, ठीक बा, क्या उदास क्यों हो? अरे हमारा फोन नहीं उठ रहा है, हम जिनको कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, फोन को फेंको, चलो कहां चलते हैं? बोले खेत में चलते हैं। बोले क्या? बोले गन्ना चूसेंगे। आपका समय निकल गया। तो ये कैसा गांव काय का विकास करेगा? गांव इनकी आवश्यकताओं की तो पूर्ति करेगा ही करेगा, प्लस काय की? बोले धार्मिक उत्सव। धार्मिक उत्सवों का आयोजन होगा। बोलो ना भाई, न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति हो गई, यानी भौतिक आवश्यकताएं आपकी पूरी हो रही है ना परिवार से। यहां पे कौन सी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं? बौद्धिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं, स्पिरिचुअल आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इसलिए गांव का होना आवश्यक है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि समाज में रहना जरूरी है, नहीं तो बंबई में एक फ्लैट में है, 15वीं मंजिल पे, फोन उठ नहीं रहा है, क्या करें? मर जाए क्या? मर ही जाते हैं। इस तरह की जो कुंठाएं वो जो समाज में पैदा हो रही हैं, उनका निराकरण हो सकता है इनके अगर सिद्धांत को माना जाए, इनके सिद्धांत को अगर लागू किया जाए। रिलीवेंस यही है, प्रासंगिकता यही है। बोले गांव बहुत इकट्ठे हो गए तो, बोले गांव तो बहुत हैं लेकिन चीन ने आक्रमण कर दिया। बोले नगर होना चाहिए, बहुत सारे गांव मिलके क्या बना लेंगे? नगर बना लेंगे। नगर, तीसरी स्टेज क्या है बेटा? नगर बना लेंगे। और नगर का काम क्या होता है? पुलिस रहेगी। बोले लॉकडाउन में घर से बाहर निकल के बता दो, बिना मास्क पहन के निकलो, या कोई आपदा आ जाएगी, कोई अत्याचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, तो पुलिस इससे क्या करेगी? आपको संरक्षण देगी। बोलो ना भाई,
सैनिक संरक्षण। नगर से क्या मिलेगा आपको? बोले सैनिक संरक्षण मिलेगा। बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? अब आप निर्भीकता से घूमिए। बोले हमारे पुलिस अधीक्षक साहब तुरंत फोन करेंगे, तुरंत फोन उठाएंगे और बोल दिएंगे पुलिस बल को भेज देंगे आपके पास। बोले इसके बाद बोले हम पढ़ना चाहते हैं। बोले क्या क्या पढ़ना चाहते हैं? बोले हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो बोले नगर में आइए ना, आइए। गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। यानी यहां आपको क्या मिलेगा? बोले कला और विज्ञान का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, सैनिक संरक्षण भी मिलेगा। बोले कला का विकास होगा, कला का विकास होगा। और बोले क्या होगा लाला? बोलो भैया क्या होगा? बोले विज्ञान का विकास होगा। नगर में कला का विकास होगा, विज्ञान का विकास होगा और अन्य तरह के विकास होंगे आपके। और इन सब से जब बहुत सारे नगर से मिलके, इन सब से मिलके क्या बनेगा? बोले राज्य मिलेगा। और राज्य के अंदर व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा। और राज्य एक पूर्ण संस्था होगी जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी होगी और अवसर प्रदान करेगी। बोलो ना, राज्य कैसी संस्था होगी भैया? एक पूर्ण संस्था जो क्या करेगी? जो व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अकेला विकास नहीं होगा, अत्यंत आवश्यक है। बोलो ना भैया। इसलिए गांव का भी महत्व है, नगर का भी महत्व है, अत्यंत आवश्यक है व्यक्ति के विकास के लिए। इसलिए इसी संदर्भ में आदरणीय अरस्तु जी कहते हैं कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता। पशु है तो उसको रहने की जरूरत है नहीं, और देवता है तो उसको रामलीला खेलने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही रामलीला करके चले गए, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस तरह से व्यक्ति का क्या, और ये चिंतन को, मोक्ष अपने कर्तव्यों से विमुख होना नहीं है, मोक्ष अपने कर्तव्यों को करते हुए अन्य लोगों के जीवन को भी आनंदपूर्ण बनाना है। बोले हमें मोक्ष चाहिए। बोले कहां जा रहे हो? बोले केदारनाथ। बैठो बर्फ में। ईश्वर कहेगा यार तुम अपने सारे कर्तव्य भूल के आ गए, तुम तो एसडीएम बनते, जनता का कल्याण के लिए कार्य करते। जिस प्रतिमा की स्थापना निर्माण शिल्पकार ने किया है उसकी पूजा आप कर रहे हो, और जिस प्रतिमा को साक्षात मनुष्य के रूप में ईश्वर ने भेजा है उसकी आप अवहेलना कर रहे हो। मनुष्य की सेवा ही तो ईश्वर की सेवा है। बोले इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार क्या कहते हैं? बोले इस प्रकार कहते हैं कि सर्वोच्च शुभ क्या है? अरस्तु के अनुसार जो सर्वोच्च शुभ है वो आनंद या कल्याण है। इसलिए क्या कहते हैं? बोले राज्य का जो उद्देश्य है, बोले राज्य का जो उद्देश्य है वो क्या है बेटा? बोले सर्वोच्च शुभ है, सर्वोच्च शुभ। और अपन क्या कहते हैं? नैतिकता जो अपने पहली कक्षा में पढ़ी थी तो यही तो कहते थे, नैतिकता का मतलब क्या होता है? ये सिद्धांत जो मनुष्य को शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करे। वह है विज्ञान, वह है नियामक विज्ञान, रेगुलेटरी साइंस, जो आपको नियमित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। सर्वोच्च शुभ है जो क्या करे? सर्वोच्च शुभ क्या करे? बोले आनंद या कल्याण है। सर्वोच्च शुभ क्या है? बोलो बेटा, आनंद या कल्याण। ये सर्वोच्च शुभ है, आनंद या कल्याण है। और इसी को अरस्तु ने यूडोमिनिया कहा। इसी को अरस्तु ने क्या कहा बेटा? इसी को अरस्तु ने यूडोमिनिया कहा। यूडोमिनिया, आनंद या कल्याण। बोले राज्य की यह भूमिका है, राज्य की यह अवधारणा है, राज्य का जो सिद्धांत है वो मनुष्य के आनंदपूर्ण जीवन बिताने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप लोग लिख लीजिए थोड़ा जल्दी से, राज्य के कार्य 1 2 3 4 करके अपन लोग लिख लेते हैं। राज्य के कार्य, वैसे हम लोग समझ ही गए, फिर भी लिख लेंगे हम लोग। राज्य के कार्य क्या हो सकते हैं? राज्य के कार्य, राज्य के कार्य क्या हो सकते हैं? राज्य के कार्य नंबर 1, सदस्यों को आत्मनिर्भर पूर्ण जीवन दे सके।
सदस्यों को, सदस्य मतलब जो वहां के मनुष्य है, सदस्यों को कैसा जीवन दे बेटा? आत्मनिर्भर व पूर्ण जीवन दे सके। पूर्ण जीवन दे सके। राज्य का दायित्व होना चाहिए, निर्भरता नहीं होनी चाहिए। कौन सा राज्य? जैसे राम राज्य की संकल्पना तुलसी भी करते हैं, क्या कि सब सुंदर सो विरज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, नहीं को दरिद्र न दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। और क्या लिखते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। अरस्तु भी उसी वर्तमान संदर्भ में अगर अपने तुलसी से तुलना करें, तुलसी के रामराज्य की संकल्पना से तुलना करें, तो तुलसी के रामराज्य का भी यही उद्देश्य है, आत्मनिर्भर व पूर्ण जीवन देना। और क्या करें? बोले व्यक्ति में अच्छी आदतों का विकास करें, ये राज्य का दायित्व है। व्यक्ति में अच्छी आदतों का विकास करें। अच्छी आदतों का क्या करें बेटा? बोलो भैया, विकास करें। देखिए, हर मनुष्य के अंदर अच्छी और बुरी आदतें होती है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो बुराइयों से रहित हो, बस बुराइयों का अनुपात उसके जीवन में कम या ज्यादा होता है। और कई बार बुराइयां होती हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, बाहर दिखाई नहीं देती। कुछ लोग अपने हुनर से उनको प्रदर्शित नहीं करते हैं, नहीं, यानी उनको अपने अंदर क्या कर लेते हैं? दबा लेते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि मनुष्य अच्छा या बुरा नहीं होता, अपितु अच्छा और बुरा दोनों होता है। बुराइयां ही तो व्यक्ति को मनुष्य बना रही हैं, नहीं तो वो कहां चला जाएगा? मनुष्य विदाउट बुराइयां इक्वल टू, बताओ, देवता। जब उसके अंदर कुछ बुराइयां हैं इसीलिए तो मनुष्य की श्रेणी में है। लेकिन राज्य का क्या दायित्व है कि बुराइयों को कम करने की कोशिश करे नागरिकों की, और अच्छी आदतों का क्या करे? विकास करे। तीसरा क्या पहलू है? तीसरा क्या पहलू है? राज्य जनता के लिए उचित प्रबंध करे। राज्य जनता के कल्याण के लिए, कल्याण के लिए क्या करे बेटा? उचित प्रबंध करे, उचित प्रबंध करे। अभी आपने देखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, प्रवासी मजदूर या कोविड-19 के दौरान मनुष्य को जो भी परेशानियां हो रही हैं उनके निराकरण के लिए कौन प्रयास करेगा? सरकारें प्रयास करेंगी। अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी एक्सटेंड किया गया, विस्तारित किया गया है आगामी समय के लिए, दीपावली के बाद तक के लिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और 1 किलो दाल मिलेगी। इस बात को स्वयं कहने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे एक दिन 4 बजे, उन्होंने राष्ट्र के नाम अपना उद्बोधन दिया था। क्यों? उचित प्रबंध। और मनुष्य की क्या जरूरत है? बोले पानी, हवा, स्वच्छ पर्यावरण, ये सब मनुष्य को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बोलो ना भाई, क्या मिलना चाहिए? बोले पेयजल, जिसकी व्यवस्था अपने को करनी है, और क्या? बोले स्वच्छ हवा। हवा कैसी कैसी कैसी? और क्या बोले? पर्यावरण। कैसा पर्यावरण? गंदा पर्यावरण या कैसा पर्यावरण? स्वच्छ पर्यावरण। इसका भी प्रबंध किसको करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए, राज्य को करना चाहिए। और व्यक्ति को प्रकृतिमय होकर, व्यक्ति को प्रकृति में कैसा आनंदमय जीवन देने का प्रयास करना चाहिए, यह राज्य का दायित्व है। यही अंतिम रूप से क्या राज्य का दायित्व क्या है? बोले आनंद, आनंद या कल्याण। और इसी को क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे इसको? यूडोमिनिया। क्या बोलेंगे? यूडोमिनिया। और राज्य को यही करने का प्रयास करना चाहिए। ये राज्य की अवधारणा है, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार है। हम आगे पढ़ेंगे, अरस्तु के अन्य विचारों को भी देखेंगे अगली कक्षा में। आपके सुझाव और आपके प्रश्नों का सदैव स्वागत है, और जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी क्राउन यूट्यूब वीडियो चैनल पर, और निरंतर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगली कक्षा में देखेंगे अरस्तु के अन्य नैतिक सिद्धांत, जिनका प्रशासनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।